चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 11th केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिकली आपको नेम तो पता होगा, बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को इसकी स्कोप दे रखे हैं, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आप लोगों को पढ़ना होता है कि इस केमिस्ट्री की कहाँ कहाँ पर हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया फर्टिलाइजर के अंदर आपको पता है केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे जो भी डेयरी इंडस्ट्री होती है या फिर जो भी मेडिकल इंडस्ट्री होती है वहां सब जगह केमिस्ट्री है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री एक यूनिवर्सल है ना सब्जेक्ट है जिसको आप हर कहीं पर स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग हम लोगों की होगी सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। सिग्निफिकेंट जो फिगर है इसका मीन क्या होता है। देखो मैं आपके सामने एक वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे 42.57 मैंने कोई वैल्यू लिखी है। ठीक है, इसमें ये 42 डेसिमल के पहले बिफोर डेसिमल जो वैल्यूज हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू है ये, और ये वाली जो वैल्यू है ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों बोला इसको, क्योंकि देखो किसी ए स्टूडेंट को अगर मैंने मेजरमेंट के लिए बोला तो उसके पास में वैल्यू आई 0.57 सपोज करो। बी को बोलूंगा तो ये 42 तो सबको सेम आएगा। 42.57 42.59 कोई मेजरमेंट करके लाएगा, सी स्टूडेंट 42.60 कर लेगा। ठीक है, डी स्टूडेंट 42.43 कर लेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन ये जो वैल्यू है सब में फिक्स है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। पता है एरर कहाँ आता है, डेसिमल के बाद में जो ये पॉइंट्स के बाद में जो आप वैल्यू लिखते हैं ना इनमें एरर होता है। तो ये जो एरर है और ये देखो आप वेरिएशन आ रहे हैं इसमें, अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है तो इनको हमने क्या बोल दिया, अनसर्टेन वैल्यू बोल दिया। तो दो टाइप की वैल्यू होती है डेसिमल के जो डिजिट होती है उसमें, एक होती है एक्यूरेट वैल्यू, एक अनसर्टेन वैल्यू। ठीक है, दो टाइप की वैल्यू। अब देखिए इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होता है। सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू प्लस वन डिजिट ऑफ अनसर्टेन वैल्यू। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में ना, एक्यूरेट वैल्यू तो कंप्लीट लेनी है आपको, साथ में आपको क्या करना है, अनसर्टेन वैल्यू की वन डिजिट कंसिडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप बेसिक सा थोड़ा सा याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। हालांकि कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं आपसे, आपसे सिर्फ कैलकुलेट करके बोलने को बोलेंगे कि पर्टिकुलर डिजिट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके लिए आपने रूल्स पढ़ने हैं थोड़े बहुत। ठीक है भाई, चलो तो ये तो समझ में आ गया आपको, एक्यूरेट वैल्यू प्लस वन डिजिट ऑफ सर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू सॉरी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम इसके कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो बड़े आसान आसान से रूल हैं, अभी आपको क्लास में याद हो जाएगा सब कुछ। देखिए फर्स्ट रूल होता है ऑल नॉन जीरोज, ऑल नॉन जीरोज जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसको शॉर्ट में एसएफ से लिख रहा हूं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आंसर जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा 523, यहाँ सारे के सारे नॉन जीरो हैं ये, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 123। तो ये फर्स्ट रूल याद रखिएगा। सेकंड रूल है जीरोस के बारे में, क्या है, जीरोस हो सकता है बट वो कहां प्रेजेंट हो, बिटवीन टू नॉन जीरो। सपोज दैट 5023 अब यहाँ ये तो नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जीरो फिट हो गया है कहां पर, दो नॉन जीरो के बीच में, है ना। जीरोस आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, then it will considered as a significant figure, then there are four significant figure। ठीक है भाई, तो जीरोस को कंसीडर करना है when it is present between two non zero। याद रहेगा, मेरे को पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो। क्योंकि आपको एनसीईआरटी में और आपका जो कंपटीशन होता है उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल्स थोड़ा सा आप है ना टिप्स पे रखिएगा। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड जीरोस, लेफ्ट हैंड साइड जीरोस,
आर नॉट सिग्निफिकेंट, ध्यान से पढ़िएगा, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज करो 0.0529 लिखा मैंने यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो जीरोज हैं, चाहे डेसिमल के साथ में आए चाहे विदाउट डेसिमल आए, सपोज करो इसको ऐसे लिख दिया गया है, ऐसे लिखा है 52। देखो यहाँ पर डेसिमल के साथ में जीरोज हैं और विदाउट डेसिमल के साथ में जीरोज हैं, तो क्या होंगे, इनको कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3, और यहाँ कितना हो गया 2। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। तो 3 रूल्स आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, और लेफ्ट हैंड साइड जीरोज। ठीक है। फोर्थ रूल, राइट हैंड साइड जीरो की बात करते हैं। फोर्थ यहाँ लिख देता हूँ, है ना, राइट हैंड साइड जीरो। इसमें दो केस है भाई, राइट हैंड साइड जीरो। इसमें आपको दो केस देखने को मिलेंगे, एक मिलेंगे विथ डेसिमल, और एक विदाउट डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल। ठीक है भाई। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड में 0.020। तो अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ डेसिमल के साथ में विद डेसिमल राइट हैंड साइड जीरो है। यहाँ तो भाई लेफ्ट हैंड साइड वालों को तो कंसिडर करना ही नहीं है, इसे तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दो। और फिर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर तो है यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखो डेसिमल के साथ में जीरो आ रहा है ना, राइट हैंड साइड में जीरो है, तो इसको आप सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया है। लेकिन सपोज करो यही चीज ऐसे लिखी हो, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है ये, तो अब देखो इस इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, सिर्फ डेसिमल का डिफरेंस है। अगर डेसिमल के साथ में आपका जीरो राइट हैंड साइड में है देन यू हैव टू कंसीडर, और अगर नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 हो गया है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के तो जीरो होने ही नहीं है, राइट हैंड साइड की तब कंसिडर करता है तब यहाँ डेसिमल होता, अभी नहीं है, और नॉन जीरो को तो करना ही है। ठीक है, तो यहाँ 1 आंसर जाएगा और यहाँ 2 आंसर जाएगा। तो दो दो रूल्स याद रखने इसमें ना, इसके दो सब रूल है। अगर विद डेसिमल है यू हैव टू कंसीडर, और नहीं है तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट, 4 रूल समझ में आ गए भाई बेसिकली, है ना। अब 5th पे चलते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करके फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ पार्स, जैसे कोई चीज पावर में लिखी होती है ना, 130 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ये पावर वाला रूल याद रखना। देखो यहाँ पर इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, अगर पावर में वैल्यू लिखी है तो आप उसे सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर करते। अब बताओ 130 की बात करते हैं, बताओ अभी एक रूल पढ़ा था 4th विदाउट डेसिमल वाला, तो ये जीरो भी कंसिडर नहीं होगा, देन आंसर विल गोज 2। ये आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर चला जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 31.00 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, यहाँ पे डेसी देन इसको कंसिडर करना होगा, तो आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, इस तरीके के कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर आपको वैल्यूज दी गई है कांस्टेंट की, जैसे उन्होंने वो पाई के अंदर फिगर बताओ, देन योर आंसर विल बी इनफाइनाइट, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 22/7, वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं 3.14 चलता रहता है ये सब, तो इनफाइनाइट टाइम्स ये हम लोग इसको लिखते हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इनफाइनाइट। अगर वो बोल दें कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन अवोगाद्रो कांस्टेंट, अब आपने नाम सुना ही नहीं हो जाए भले, बट आपके दिमाग में आ गया कि सर ने बताया था कांस्टेंट आते ही इनफाइनाइट आंसर जाना है। ठीक है, कुछ भी बोल दें, प्लांक कांस्टेंट बोल दें, प्लांक कांस्टेंट बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर बताएं, कांस्टेंट आते ही इनफाइनाइट आंसर देना है। ठीक है भाई, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे कोई रूल्स के बारे में भी पूछ ले तो आप बताने में बहुत मतलब इजी लगेगा आप लोगों को। क्या होगा, सबसे पहले नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर, लेफ्ट हैंड साइड जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट हैंड साइड जीरोज बट कौन सी वाली, डेसिमल वाली, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, पार में अगर कोई वैल्यू लिखी है नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इस तरीके से, और कांस्टेंट के अंदर इनफाइनाइट। अगर ये कुछ रूल्स आप याद रखोगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको मैं हटा रहा हूं, देखना एग्जाम का क्वेश्चन है 0.03080 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन गिवन एग्जांपल। तो देखो इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, जो अवॉइड करना है उसको तो क्रॉस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड की जीरो उसको बिल्कुल क्रॉस करना है, डेसिमल के साथ में राइट हैंड साइड की जीरो है, यू हैव टू कंसीडर,
जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो कंसिडर करना पड़ेगा, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, द आंसर विल बी 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लें। 9 पॉइंट, आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। इसमें क्वेश्चन को पूछा गया एक बार किसी लोकल एग्जाम में, तो देखो इसमें क्या करना है, अवॉइड करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है नहीं, छोड़ो, जीरोज आ रही है बिटवीन टू नॉन जीरो, इसे कंसिडर करना होगा तो आंसर 4। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसे आसानी से पता कर लोगे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं भी लास्ट में बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो उसको आप यहाँ से है ना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हम रूल पढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ, फटाफट से खत्म करते हैं इसे भी, राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का मतलब आप समझते हैं, आपने बेसिकली 10th क्लास या 11th क्लास तक आपने पढ़ा है ये सब कुछ राउंडिंग ऑफ, हम थोड़ा सा उसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखना राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, अगर यहाँ पर वैल्यू लेस देन 5 होती है, वैल्यू लेस देन 5, तो उसको हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, जैसे एग्जांपल दिया मैंने 2.23, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इसको आप टू सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, है ना, ये अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसमें 1 2 3, आपको 2 का आंसर दिया जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 2.2। बहुत सही है। एग्जाम में जेई की बात कर रहा हूं मैं, 2.16, दोनों ऑप्शन उसमें थे हमारे ऑप्शन के अंदर, है, दोनों के दोनों ऑप्शन थे क्वेश्चन के अंदर। पता है राइट किसको किया गया, इसको, क्यों, रीजन सुनना जरा। देखो यहाँ पर आपको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपको अप टू 2 तक देना है। सर हमें कैसे पता चलेगा 2 तक देना है कि 3 तक देना है, वो आपको मैं बताऊंगा अभी, है ना, आंसर कैसे दिया जाता है। अभी आप इतना याद रखो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देना है। ओके, अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 3 है, तो हमारा आंसर रॉन्ग है, हमें इसे 2 में कन्वर्ट करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे इसको 2.1, सर देखो 3 था हमने 2 बना दिया, नहीं, ये जादू नहीं करना आप लोगों को, आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते इसको। कैसे, यहाँ देखो कितना है, 6 है, 6 से 5 से बड़ा है कि छोटा है ना, ग्रेटर देन 5 है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको ग्रेटर देन 5 होता है तो क्या करते हैं, इसको एक इंक्रीज कर देना, इंक्रीज बाय 1, तो देखो मैंने आंसर क्या लिखा है 2.2, ये प्रॉपर आंसर होगा इसका। तो एक दो रूल याद रख लेना, अगर वैल्यू लेस देन 7 है, जैसे लेस देन 5 है, जैसे यहाँ पर देखो 5 है तो 2 को मैंने एज इट इज 2.2 लिख दिया, लेकिन अगर ग्रेटर देन 5 है देन यू हैव टू इंक्रीज बाय 1, डिजिट को आपको 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। 5 का रूल समझ में आ गया होगा, 5 से कम और 5 से ज्यादा वाला, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, सेकंड रूल अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर 5 हो या फिर 50 हो, इसके दो केस बनते हैं, ध्यान रखना, या तो लास्ट में 5 ही आ जाए, भाई 5 से ज्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर दो, 5 से कम है तो एज इट इज लिख दो, लेकिन अगर लास्ट में डिजिट अगर 5 ही आ जाए सपोज करो, तो फिर क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो गई। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर 5 से बिफोर 5, यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बिफोर 5, अगर 5 से पहले इवन नंबर है तो आप उसे क्या लिख देंगे, सेम, और अगर बिफोर 5 ऑड नंबर है तो ये क्या होगा भाई, इंक्रीज बाय 1, है ना, तो मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देता हूँ, इंक्रीज बाय 1। अब एक एग्जांपल से इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, देखना कैसे होगा, 2.251, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट लिख रहा हूँ 2.255, सपोज करो ये लिखा मैंने इसका। अब देखो यहाँ पर आपको 2 डिजिट तक लिखना है ना, क्योंकि मैंने बोला है, तो ये 2 डिजिट लिखकर मत आ जाना, ये हो गया 2.2, ये गलत हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सर अभी देखो 1 2 3 4 डिजिट तक है, हम इसे 2 बना देते हैं तो 2 आंसर लिख कर आ गई, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब सोचो क्या क्यों हुआ रॉन्ग, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था, बहुत सही है, लेकिन आप यहाँ देखो क्या आ रहा है इसके जस्ट बाद, 2 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, और 5 आता है तब रूल मैंने आपको भी समझाया है, जब 5 आ जाए लास्ट में या 50 आ जाए तो आपको पहले देखना है पहले क्या है, तो 5 से पहले आपका कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ओ फॉर्चुनेटली ये तो क्या हो गया भाई, सही हो गया, क्योंकि देखो इवन ही है। लेकिन अगर यहाँ सपोज करो इस तरीके से लिखा होता तो देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर चेक करिएगा, यह है 2.35, तो 2 तक लिखना है, 5 से पहले क्या आ गया आप लोगों का, आपका ऑड नंबर है, तो ये कितना आंसर जाएगा 2.4। इस तरीके से आप इसे चेक करेंगे। तो 5 से बिफोर देखिएगा
ऑड है कि इवन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ठीक है आगे चलते हैं। अब आप लिखें जरा एडिशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक ही रूल यूज होता है भाई, देखना जरा बहुत अच्छे से समझिएगा। 1.42 कोई भी मैंने डिजिट ले ली, सपोज करो 1.23 ले लें, 0.1 ले लें, ठीक है। आप जब इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 57.2। अब देखो इसका क्या ये प्रॉपर आंसर है क्या? नहीं, इसका आंसर नहीं है प्रॉपर। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चेक करना है वो देखना जरा गौर से, ठीक है। यहाँ पर देखो भी, आपको यहाँ पर चेक करना है, बताओ यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर? 3। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 0 ले लो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, और आंसर में कितना आया है? 3। इतना समझ में आ गया? और आंसर आपका आ रहा है 2.75। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस के अंदर जब भी आपको एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो, तब आप लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है आपको। कब? इनके अंदर। इनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 1, ठीक है। तो आंसर भी आपको डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए, मतलब आंसर होना चाहिए 2.7। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके अंदर, 2.7 आंसर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 14.5, कुछ भी लिख दिया, 3.28, 0.123 लिख दो सपोज करो, ठीक है। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से 17, ठीक है, 17.903। अब देखो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इसका अप्रोप्रिएट आंसर, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब इसका जो आंसर जाना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही जाना है। क्या आप इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज कर सकते हैं क्या? यस, हम कर सकते हैं। कैसे? 17.9 तक आपको इसका आंसर लिखना होगा। तो आपको क्या देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ है? डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कहां पर है? इस वाले के अंदर है, 5.5। इसका आंसर आपको देना है उसी डिजिट तक। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मल्टीपल का ले लेते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ लिखा 6.4 और 0.2, ठीक है। इसका आंसर है आप लोगों का 1.28, ठीक है। अब बताइए, यहां पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2, इनको इंटू कर रहे हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई? इसमें 1 है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है आप लोगों के 3, ठीक है। अब आपको इसका आंसर जो देना है वो देना है 2 के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए तो आंसर होगा 1.2। इस तरीके से आपको सबसे सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो चेक करने आने चाहिए ना, इसके अंदर कितना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 36.848, और ये है 12, आंसर होगा 3.04। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 4, तो सबसे कम कहाँ है? यहाँ, तो 2 के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, तो आंसर होगा 3.0, आंसर होगा इसका। इस तरीके से चेक करना होता है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई के अंदर तो आपको क्या करना है? पूरा चेक करना होता है। जैसे इसको भी देखा और इसको भी देखा। एडिशन में ऐसा नहीं करना। एडिशन में कैसा करना है? एडिशन में सिर्फ आप लोगों को डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम देखना है, कितना कम है उसमें, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कुछ इस टाइप से, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंडिंग करनी है तो क्या करना होगा? 0.04234। अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं कितने? 4 हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को तो कंसिडर नहीं करना, राइट हैंड साइड को कंसिडर करना है, तो आंसर होगा 4, 1 2 3 4। लेकिन आपको कितना रिप्रेजेंट करना है? आपको तो 3 तक ही रिप्रेजेंट करना है। तो जरा गौर से देखिएगा, 3 मतलब ये तो एज इट इज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 2 3, 4 2 3, यहां तक इसका आंसर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसको चेंज क्यों नहीं किया आप लोगों ने? इसको चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये है ना 5 से कम है, तो मैंने अभी बताया था ना 5 से अगर कम होगा तो उसको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखो 3.35, ये क्वेश्चन है,
इसमें मैंने बोला है आप लोग अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर दीजिए, अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, आपको 2 तक देना है, तो क्या करना है, क्या 3.3 लिख दूं क्या, नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। कैसे 3.3 नहीं होगा, आपको 3.3 तक तो देखना है, उसके बाद देखना है कौन है, यहाँ पर 5 है और 5 आता है, तो मैंने कहा था 5 से पहले आप देखेंगे ऑड है कि इवन है, तो इसका आंसर कितना होगा 3.4। इस तरीके से इसे चेक करना है। अगर मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज करो 3.1352, आंसर देना है सिग्निफिकेंट फिगर अप टू 3, तो आप लोगों का आंसर 3 तक देना है ना इसका आंसर, तो देखना 3.13, ये आंसर सही होगा क्या, नो, ये रॉन्ग आंसर है। क्यों, क्योंकि ये 3 एज इट इज लिखा जाएगा या फिर एक इंक्रीज करके लिखा जाएगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसके बाद कौन सी वैल्यू है। तो 5 वैल्यू है ना, तो 5 से पहले ऑड नंबर आ रहा है तो इंक्रीज करेंगे, तो आंसर होगा 3.14, ये अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आप खुद से करिएगा, 7 पॉइंट सपोज करो 123 ले लिया। अब तो बड़ा आसान है, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखा आप लोगों ने इसको, ठीक है 7.12। और अब आपने देखा है कि 2 क्या मैं एज इट इज लिखूंगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपग्रेड देखना पड़ेगा कि आगे क्या है, आगे 3 है 5 से कम है, तो एज इट इज लिख दो आंसर 7.1। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा ही राउंडिंग ऑफ वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, आप जरा कॉपी में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के अंदर बेसिकली फर्स्ट आप लोगों का जो केमिस्ट्री में पढ़ना है वो टेम्परेचर को लेकर पढ़ना है। टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था, टेम्परेचर की यूनिट्स हमारे केमिस्ट्री में 3 यूनिट हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं इसको, सेकंड है आप लोगों का केल्विन और फिर फ़ारेनहाइट, ये याद रखिएगा। तो आप लोगों को कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस को अगर आप लोग केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो +273 कर दीजिएगा, उससे आपको केल्विन मिलेगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास में डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये कन्वर्जन याद रखना 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं और ना कोई ये कॉम्पिटिशन में पूछता है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा ये वैल्यू। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का टेम्परेचर से रिलेटेड कन्वर्जन। सेकंड लिखिएगा वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी में लिखें वॉल्यूम का कन्वर्जन क्या होगा। देखिए वॉल्यूम की वैसे ऐसा यूनिट आप लोगों की लीटर है, 1 लीटर। अब आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, 1 लीटर बोलो या 1 डेसी मीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है। और इज इक्वल टू, या फिर मैं बोलूं उसको 1000 मिलीलीटर, या फिर उसको मैं बोल सकता हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वॉल्यूम का कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बॉक्स में बंद करके डायरेक्ट याद रखो भाई, कई बार न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसका मतलब लीटर ही है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर उन्होंने मिलीलीटर दे दिया तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर। कन्वर्जन डायरेक्ट याद रखो, याद रखना बड़ा आसान है भाई, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, दोनों 1 1 है। 1000 में दो क्वांटिटी याद रखनी है, 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बस याद हो गया होगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर में ये कन्वर्जन याद रखना, वॉल्यूम में ये याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सफिशियंट है। चलो भाई नेक्स्ट अगला लिखें प्रेशर। प्रेशर जो है उसका यूनिट याद रखना 1 atm, एटमॉस्फेयर। प्रेशर का यूनिट देख लो, अगर आपको 1 atm को और बार में रिलेशन पूछा जाता है तो आप लिखना 1.013 बार, इसी के जितना ही होता है, बस 0.013 एक्स्ट्रा हो जाता है ना, बार हो गया, ठीक है। अच्छा 1 atm इज इक्वल टू, एक यूनिट और है इसका पास्कल, आपने सुना होगा पास्कल, तो 1 atm में पास्कल होता है 101,325। जो कन्वर्जन मैं आपको कॉपी में लिखवा रहा हूँ वो एज इट इज आप याद कर लेना, क्योंकि इसका कोई
ट्रिक भी नहीं होता, ये तो याद रखना पड़ता है सीधा सीधा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, टॉर के अंदर या फिर mm ऑफ hg में आंसर देता है, तो 180 m इज इक्वल टू 760 टॉर, ये यूनिट है भाई, ये है ना, प्रेशर का यूनिट है ये, इज इक्वल टू 760 mm ऑफ hg। ये तीन आप है ना, इनको ब्लॉक्स में बंद करें और इसको याद रखना। 180 m में कितना बार होता है, 180 m में कितना पास्कल होता है, और 180 m में कितना टोर। देखो टोर और mm ऑफ hg तो बराबर ही है, 760 760 180 m। इसको एज इट इज याद रखना, क्योंकि ये थर्मोडाइनमिक्स में भी यूज होगा, हर चैप्टर में ये यूज होता है प्रेशर। याद हो गया, ये लगभग सिमिलर सा ही लग रहा है। देखो 180 m इज इक्वल टू 1 पॉइंट, भाई 1 तो सेम ही है ना, 0.013 एक्स्ट्रा करना है आपको, है ना, बार लगा देना है। 180 m 101,325 पास्कल, ठीक है। 180 m इज इक्वल टू 760 टॉर या 760 mm एचजी बेसिकली मर्क्यूरी है ना, आपने देखा होगा थर्मामीटर वगैरह उसमें लिखा बना होता है मर्क्यूरी, तो कितना mm रेज करता है या कितना डाउन होता है, हमें उसमें नहीं जाना, हमें सिर्फ याद रखना है कि इनके कन्वर्जन क्या है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जामिनर है ना न्यूमेरिकल देता है, तो वो आंसर पूछता है 180 m, तो आपका आंसर तो पास्कल में आए, क्योंकि जो गिवन डेटा है वो सारे के सारे पास्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको 80 m में आंसर देना है, तो आपको फिर इसको कन्वर्जन आना जरूरी है भाई। याद हो जाएगा, बहुत आसान है। वॉल्यूम का याद रखिएगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों तो 1 है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली, और लास्ट था आप लोगों का 1000 मिलीलीटर। बार बार रिपीट करोगे ना तो इसको आसानी से याद हो जाएगा। चलो अब एक कुछ और बात याद रखो एक्स्ट्रा, जैसे आपने वेट सुना है, मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है, तो एक टॉप पे लिखना कॉपी के, 1 केजी में कितना पॉन्ड्स होते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, 2.205, है ना। पॉन्ड्स को हम लोग एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग बात हो सकता है, लिख लें इसको, ये लिखना 1 केजी में कितने पॉन्ड्स हैं, 2.205 एलबी, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एलबी लिखा है मतलब पॉन्ड्स लिखा है, पॉन्ड्स, ठीक है भाई, याद हो गया। और एक यूनिट और याद रखो जो जेई में भी कई बार इस पे क्वेश्चन आया, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये बेसिक प्रिंसिपल चल रहा है, तो कुछ ऐसी बेसिक सी बातें ही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1 केजी में कितना पौंड होता है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, याद रहेगा, ठीक है। अब एक लास्ट कन्वर्जन और याद रखो, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हो गया ये, चलो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट के अंदर लिखेंगे आप लोग, लिखना 1 एंगस्ट्रॉम अगर कहीं लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट टाइम है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, बाद में आप इसका सिंबल ही यूज करना, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉन को हम ए से लिखेंगे और नॉट लगा देंगे, तो अगर 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है तो इसमें अगर मीटर पूछते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर, ये डायरेक्ट याद कर लो आप, बहुत बार यूज होने वाले हैं। 1 नैनोमीटर यूज होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से, 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर यूज होने वाला है, 12th में भी यूज होगा, फर्स्ट चैप्टर में यूज हो जाएगा, 10⁻12 मीटर, ठीक है। एक होता है 1 माइक्रोमीटर और एक 1 मिलीमीटर। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो कि बार बार रिपीट होंगी, तो क्यों ना हम इसे यही याद कर लें। माइक्रो वर्ड आपने पढ़ा है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻ मिली मतलब 3 मीटर। एज इट इज ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ आने के बाद में आंसर रॉन्ग हो जाता है अगर कन्वर्जन याद नहीं है तो, ठीक है। ये जो मैंने लिखवा है ये एज इट इज याद कर लो भाई इनको, है ना, कल मैं रैंडमली पूछ भी लूंगा आपसे, ठीक है भाई, ये कन्वर्जन है। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं, अब आपको कुछ लॉस पढ़ना है, बेसिक बेसिक सी बातें हैं अभी। लॉस कैसे, लॉस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ा भी है आप लोगों ने फर्स्ट, जैसे फर्स्ट लॉ आप याद रखना, आप इसका हेडिंग लिख सकते हैं कॉपी में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी आप 11th स्टैंडर्ड में है, तो आपका जो लोकल बोर्ड एग्जाम होगा ना उसके अंदर आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में यहाँ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, पहले आते थे आजकल नहीं आ रहे हैं, तो आप अभी 11th के हिसाब से इनको थोड़ा सा आप माइंड में रख सकते हैं,
ठीक है, फर्स्ट जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, आई थिंक आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछेंगे स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, है ना, इस टाइप से, तो उसका स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना है और एक एग्जांपल याद रखना है। देखो भाई, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब आप समझते हैं ना, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को ना तो क्रिएट कर पाना ना उसे डिस्ट्रॉय करना, बस फॉर्म चेंज करना। ये मैटर है, ये मैटर, ये जो है आपके पास मार्कर, इस मार्कर को मैं, इस मार्कर की फॉर्म ही चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर जितना मास है वो ना तो मैंने क्रिएट किया है, ना इस मास को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक कहाँ से आया, ये कोई फॉर्म थी, उसी को ही तो हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मेरे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब मैंने डिकम्पोज किया, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन जब इसका किया, इसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेक हो गया CaO और CO2 के अंदर। ठीक है, ये पता है कौन है, ये मार्बल है। मार्बल का मतलब आप समझते हैं, स्टोन है ये, है ना, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टोन है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप लाइम बोलते हैं, चूना, देखा है आपने चूना, लाइम, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसे। CO2 क्या है, गैस है। तो देखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है। देखो भाई, कैल्शियम का मास होता है 40, अभी आपको मास याद नहीं रखना है, मैं बोल रहा हूं बस इतना सा देख लो। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3। ठीक है, 3 तो ये हो गया 52 48, ये 100 ग्राम हो गया भाई। CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड का जो मास है वो है 100 ग्राम। ठीक है, अब यहां चेक करना, कैल्शियम 40 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये कितना हो गया 56, प्लस एक कार्बन का मास होगा 12, टू ऑक्सीजन का मास होगा 16 इंटू 2 32, मीन्स 44। यहाँ आंसर कितना आ रहा है 100 ग्राम। तो देखो आपने ये चीज प्रूफ कर दी कि सर हमने क्या किया, हमने एक रिएक्शन यहाँ पर हुई और रिएक्शन के अंदर हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट का इनिशियली जो मास था वो 100 ग्राम था, और इससे हमने दो नई चीजें बनाई है, एक तो गैस बनाई है और एक आपने लाइम बनाया है। बट इन दोनों का जब मास हमने देखा तो वो सेम आया है, मतलब मास क्या हो गया है, कंजर्व हो गया है। मास ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है ना आपने इस मास को क्रिएट किया है, ये मास नेचर में पहले से ही था, कैल्शियम नेचर में पहले से ही था, कार्बन पहले से ही है, ऑक्सीजन पहले से ही था, आपने इसको कंसिस्ट कर दिया और 100 ग्राम का एक कंपाउंड बनाया CaCO3। फिर हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसको हीट किया, तो ये इसमें ब्रेक हो गया। अब इसमें ब्रेक हो गया तो इनका मास देखा तो वो पहले के जैसा ही आएगा। तो समझ गए मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन का इतना समझेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और ये एग्जांपल से अगर एग्जाम में आता है तो इसको एक्सप्लेन कर देना। तो मैं फटाफट आप, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो इसको, है ना, या मैं लिख देता हूँ, लिखना, मास मास कैन बी, या इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लो ना, मास का मतलब हो गया बिफोर रिएक्शन, या बिफोर, हाँ, या वैसे नॉर्मल लैंग्वेज लिखो यार, कहाँ चक्कर में पड़ते हैं हम लोग, है ना, ऐसा लिख लो, मास कैन नॉट, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroy, it can change, it can change one form to another form। ये इसका सिंपल स्टेटमेंट लिख लो, मास neither be created nor be destroyed, it can change one form to another form। ठीक है, नेक्स्ट, इतना हो गया। अच्छा, इसको सिंपली ये एग्जांपल नोट करना आप इसका, ठीक है, एग्जांपल नोट किया, और एग्जांपल नोट करने के बाद में एक चीज और हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूजन लेते हैं कि देखो यहाँ लिख सकते हो मास ऑफ, ये रिएक्शन से पहले जो चीज लिखी होती है इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कई बुक्स के अंदर क्या किया गया है, इनका भी इसी को स्टेटमेंट बना दिया गया है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू द मास ऑफ
प्रोडक्ट, इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास बोला है, वो भी ठीक है और वो भी ठीक है जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, दोनों करेक्ट हैं। तो ये एग्जांपल में आपको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का मास होगा, 100 ग्राम 100 ग्राम। एक एग्जांपल से इसको हमने इसे समझा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना, उससे और समझ में आ जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको नोट किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब देखना जरा, एक एग्जांपल और लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल जिसमें हम लोग वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, H2O2 H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमने H2O का फॉर्मेशन कर लिया है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए बट हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, 2 2 जो 4, तो यहाँ मल्टीपल में यहाँ 2 यूज कर रहे, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब सुनना जरा, हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ क्या वेरीफाई हो है क्या, तो उसको चेक करते हैं। देखो उसको वेरीफाई करने का सीधा सा मतलब ये है कि इसका मास, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा 1। टोटल हाइड्रोजन कितनी है 4, 1 इंटू 4 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है आप लोगों को पता है 16, ऑक्सीजन का मास याद रखिएगा 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, उसका मास जस्ट डबल है 16। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 32। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने तो आंसर विल बी 36 ग्राम। ये मेरे पास में किसका मास आया है, ये रिएक्टेंट का मास है। अब प्रोडक्ट का चेक करता हूं क्या यही आएगा क्या, तो देखते हैं। H2O की बात करते हैं, हाइड्रोजन 1 लेकिन 2 है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, तो ये हो गया 18, 18 इंटू 2 कितना 36 ग्राम। तो कोई भी रिएक्शन हो उसमें आप लोग ये चीज हमेशा वेरीफाई कर लेंगे कि रिएक्टेंट का मास ऑलवेज बिकम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। याद रहेगा भाई, मास ऑफ प्रोडक्ट याद रहेगा ये सब। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें कई बार पहले के टाइम में क्वेश्चन पूछते थे, है ना, वो पूछ लेते थे, इसको मिस कर देते थे, ये गिवन होता था, ये गिवन होता था, तो हम लोग उसको प्लस माइनस करके कैलकुलेट करते थे, बट आजकल कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लॉ ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया ना, नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ है आप लोगों का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, ये बड़ा आसान है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, बस थोड़ा सा मीनिंग याद रखिएगा। स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। देखो भाई, मेरे पास में वाटर है, सपोज करो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं कहां से लाया हूं, सी से लाया हूं, सपोज करो रिवर से लाया हूं, सपोज करो किसी नाले से ही उठा लाया, ड्रेन से ले आया, सपोज करो वाटर टैंक से ले आया। मुझे एक बात बताइए, वाटर टैंक, मुझे एक बात बताइए, सोर्स कुछ भी हो इसका, क्या इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा क्या, कि सी से लाया हूं तो H2 की जगह H3 हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये रूल यही बोलता है, ये लॉ जो है यही बोलता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि आप वाटर मॉलिक, आप सोर्स कुछ भी यूज करें, वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा ना उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। ठीक है भाई, केमिकल कोई भी कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही कंबाइंड होगा, चाहे सोर्स कुछ भी हो। ठीक है, और फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या समझे, कि H2 है, एक हाइड्रोजन 2 है तो 2 ही यूज होंगे, ऑक्सीजन 1 है तो 1 ही यूज होगा अगर वाटर का फॉर्मेशन है। उसके लिए आप सोर्स कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर ड्रेन से लाएं तो आपको थोड़ा कम हाइड्रोजन यूज होगा, यहाँ पे नहीं, हाइड्रोजन उतना ही होगा, उतने ही प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन के एटम्स यूज होंगे इसके कंपोजिशन में। ठीक है भाई, तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, लिखना जरा। ए केमिकल, a chemical compound always, a chemical compound always found to be made up of the same element। लैंग्वेज थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, वो कोई बात नहीं है, बट कंसेप्ट सही होना चाहिए ना। सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर in the
same fixed proportion by mass। एक बार इसको स्टेटमेंट को आप कॉपी में राइट डाउन करें, फिर मैं इसको एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसका क्या मीनिंग हुआ। आपको वाटर का फॉर्मेशन करना है, वाटर मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मेशन करना है तो इनकी मास का रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल देखना, H2O, यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 इंटू 2, 2 दो हो गया मास। रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो रेशियो कितना आ गया इसका, 1:8। ये रेशियो पता है क्या है, ये मास का रेशियो है। अब आप लोगों को अगर इसको फॉर्मेशन करना है तो हाइड्रोजन का रेशियो 1 और ऑक्सीजन का, मास का रेशियो बोल रहा हूं मैं, ये एटॉमिक मास है भाई इसका, ठीक है। एटम का रेशियो मत समझना, एटम का रेशियो तो 2:1 है। मैं बता रहा हूं मास, हमने मास की बात की है, तो वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। मतलब कहने का वही हो गया ना इनडायरेक्टली, कि सर हाइड्रोजन 2 यूज होंगे, ऑक्सीजन 1 यूज होगा, तभी तो ये रेशियो आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर के लिए सोर्स आपने कोई सा भी ले लिया हो, ठीक है, अलग अलग सोर्स ले लिए हैं, लेकिन आप इसमें और इवन प्लेस भी दूसरा हो, जैसे इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कहीं से भी हो, प्लेस भी हो, लेकिन ये H2 बनेगा कैसे, ये बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से, ये फिक्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलेगा, और उनका मास भी फिक्स होगा 1:8। ऐसा नहीं है कि ड्रेन से अगर आप लाए तो फिर मास चेंज होगा, मास वही रहेगा। समझ में आ गया ना भाई, डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्योंकि ये लॉज समझाना है ना थोड़ा सा, इसको क्या होता है, लॉज है तो एक पहली बात तो इनको याद ही रखना पड़ता है। जैसे आप फिजिक्स में भी ओम्स लॉ पढ़ते हैं, अब उसका स्टेटमेंट याद है तो आप आंसर दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बट समझ में अगर आ जाता है ना तो फिर हम उसको लैंग्वेज फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ये सेकंड लॉ याद रखना है इस तरीके से, ठीक है भाई। चलो अगला एक थर्ड लॉ और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको स्टॉप करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल है, लैंग्वेज एक बार देख लो दोबारा। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। देखो एलिमेंट सेम होने का मतलब समझ गए ना, वाटर के मॉलिक्यूल में एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, ऑब्टेन टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इनका मास का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स रहेगा 1:8। इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। थर्ड रूल और पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम स्टॉप करते हैं। लॉ, थर्ड लॉ देखिएगा, हेडिंग लिखिएगा कॉपी में, लॉ ऑफ मल्टीपल proportions। लॉ ऑफ मल्टीपल proportions, ये हेडिंग है थर्ड। ये स्कूल टीचर का बहुत फेवरेट लॉ होता है भाई, कई बार टीचर्स इसको स्कूल लेवल पे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले एग्जांपल समझ लेना, थोड़ा सा आसान होता है। तो देखना भाई कैसे करना है इसमें। आप लोगों के पास में एक एलिमेंट है कार्बन, बहुत ध्यान से समझिएगा, और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है। आप इसे क्या करना चाहते हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से कंबाइंड हो सकता है। एक बार हो सकता है ऑक्सीजन और एक एटम कार्बन और एक ऑक्सीजन का एटम मिक्स होके CO बना है, मतलब बना दे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नेम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड। या फिर पॉसिबिलिटीज है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दे, CO2 बना दे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे। भाई कोई एक एलिमेंट है कार्बन का और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं और दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, 12, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इसका मास कितना है, 16। समझ में आता है, यहां पर कार्बन का मास कितना है, 12, ऑक्सीजन का मास कितना है, 32। पता चला कैसे है 32, क्योंकि ऑक्सीजन है ना भाई 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 थी तो 16 है, इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। तो 16, 12 और 16, यहाँ देखिए जरा, यहाँ ऑक्सीजन जो है उसका मास है 16, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 32। इनका रेशियो ले लेते हैं, 16:32, वो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है, ठीक है। दोनों में कार्बन तो सेम है,
इसलिए उनका रेशियो तो हम क्यों कंसिडर करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो देखते हैं। तो इनका जो रेशियो आया है मास का, वो आया है 1:2। तो ये सिंपल रेशियो है, मतलब ये रेशियो क्या है भाई, सिंपल, मतलब ऐसे डेसिमल में थोड़ी आया 1.25 1.35, ठीक है, या फिर इसके मल्टीपल में आएगा, मतलब सिंपल रेशियो मिलेगा हमें, या फिर क्या मिलेगा, जैसे 2:4 मिल जाता, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते, मतलब सिंपल रेशियो मिलेगा या फिर उसका मल्टीपल रेशियो मिलेगा, ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो अब देखो इसका मैं स्टेटमेंट अगर बात करूं, इसका भी स्टेटमेंट अब समझ में आ जाएगा आपको। इसको मैं हटा रहा हूं और यह स्टेटमेंट मैं बताता हूं आपको। इसमें बोला है कि व्हेन टू एलिमेंट, आप भी मेरे साथ में लिख लो इसको, है ना, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, और इसको रिलेट करने की कोशिश करना, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, कंपाउंड, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, ये देखो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और दो दो कंपाउंड बना रहे हैं, ये एलिमेंट फॉर्म है, ये कंपाउंड फॉर्म है, ठीक है, देन द मास या मासेस कर लो, द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, one of the element which combine with a fixed mass bear a simple ratio। लैंग्वेज आप थोड़ा सा एक बार हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे सिंपल रेशियो की स्टार है यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या है, ये तो चलो लैंग्वेज लिख दी हम लोगों ने, अब इसको है ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं तो यह साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। आपने खुद में एग्जांपल देखा है कि दो एलिमेंट है, वो कंबाइंड हो रहे हैं और दो या दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ दो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, दो कंपाउंड बना दिए, CO और CO2, ठीक है, then the masses of one of the element which combined with a fixed mass bear a simple ratio। देखो ये ऑक्सीजन है एलिमेंट, यहाँ भी ऑक्सीजन का एलिमेंट है, इनका जो रेशियो है, मतलब मास का जो रेशियो है, वो मास का रेशियो क्या होगा, हमेशा सिंपल रेशियो होगा। कहने का मतलब है डेसिमल में नहीं होगा, सिंपल रेशियो मिलेगा, 1:2 1:3 मिल जाए, है ना, 2:5 मिल जाए, सिंपल रेशियो मिलेगा आप लोगों को हमेशा, इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। ये हमने 3 लॉज पढ़े आज। बेसिकली हम लोगों ने आज सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा, उसके कुछ रूल्स पढ़े, फिर आप लोगों ने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े, फिर आपने ये 3 लॉज पढ़े, ठीक है। आज हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी हम लोग कल देखते हैं। तो इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैसेज करता हूँ, उन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उन्हें प्लीज सॉल्व करिएगा आप लोग, है ना, ठीक है, थैंक यू।